नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंजू दुआ जेमिनी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज मैं एक पुस्तक लाई हूँ आपके लिए जिसका नाम है 21 श्रेष्ठ नारी मन की कहानियां हरियाणा। इस पुस्तक में 21 लेखिकाओं की जो हरियाणा निवासी हैं उनकी कहानियां हैं नारी मन की। और यह पेपरबैक में 2022 में प्रकाशित हुए। मूल्य मात्र 200 रुपये। और इसकी संपादक हैं प्रोफेसर कौशल पवार। आप देख सकते हैं कौशल जी। और डायमंड बुक्स से जैसा मैंने बताया प्रकाशित हुई है। इसके प्रकाशक है श्री नरेंद्र कुमार वर्मा। तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी प्रोफेसर कौशल जी के बारे में। ये एमए हिंदी संस्कृत है, बीएड किया इन्होंने, एमफिल किया है और पीएचडी किया है संस्कृत में। और इन्होंने यह संस्कृत विभाग इग्नू में प्रोफेसर हैं। यह इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेक आलेख प्रकाशित हो चुकी हैं। और अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यह जो पुस्तक है प्रकाशक महोदय नरेंद्र कुमार जी का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर डायमंड बुक्स द्वारा 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न भारतीय भाषाओं की हिंदी में रचनाएं प्रकाशित की हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य में 4 पुस्तकें, 21 श्रेष्ठ नारी मन की कहानियां, 21 श्रेष्ठ बाल मन की कहानियां, 21 श्रेष्ठ युवा मन की कहानियां और 21 लोक कथाएं शामिल हैं। और संपादकीय में कहना है प्रोफेसर कौशल जी का। इन्होंने कहा है कि हरियाणा क्षेत्र की 21 श्रेष्ठ नारियों की कहानियां हरियाणा की लोकाभिव्यक्ति को दर्शाती हैं। इस संपादित पुस्तक में स्त्रियों की भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों को दर्शाती हुई कहानियां हैं। इस संकलन में नारियों की 21 कहानियों को सम्मिलित किया गया है। तो मित्रों, अब मैं आपको अपनी कहानी जो मेरी इसमें संकलित हुई है मैं सुनाऊंगी। इसका शीर्षक है अवशेष नाग। नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोफेसर कौशल पवार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इसकी संपादक हैं। तो मित्रों, मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ जो इसमें संकलित है अवशेष नाग। विचारों का झंझावात उसे दूर, बहुत दूर उड़ाए लिए जा रहा था। अंतर मन में भयंकर आंधी तूफान चल रहा था। वह किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी, किसी ठोस निर्णय पर। भीतरी घमासान आंसुओं के रिमझिम के जरिए उसके जख्मों को हरा किए जा रहा था। कल ही की बात लग रही थी जब, शाबाश मैडम, अब बहुत बहादुर हो, आपने पुलिस वाले को पटखनी दी है। आत्मरक्षा कैंप के पुलिस प्रशिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई। उसका चेहरा प्रशंसा सुनकर चमचमाने लगा। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। तभी अन्य सहकर्मियों की तुलना में अकेले उसने साहस का परिचय दिया था। स्त्री अधिकारों की हिमायती व 7वीं 8वीं की छात्राओं को इतिहास पढ़ाते हुए ऐतिहासिक स्त्री पात्रों के अदम्य साहस का जिस संजीदगी से वर्णन करती, वह इतना प्रभावशाली होता कि छात्राओं के चेहरे पर कठोरता छा जाती। उनकी आंखें वीरता की लहरें झलकाती और वे अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रिज्म से निकले इंद्रधनुष को अपने व्यक्तित्व के आकाश में टांगती वीर बालाएं प्रतीत होती। उस दिन घर पहुंची तो मां ने बताया बुआ ने रिश्ता भेजा है और लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। उसने माँ बाप पर छोड़ दिया। उसके लिए जिसे वे पसंद करेंगे उससे चुपचाप शादी कर लेगी। देखने दिखाने की औपचारिक रस्म के बाद उसका रिश्ता पक्का हो चला। खाता पीता परिवार, ग्रेजुएट, प्रॉपर्टी डीलर लड़का, अपना फ्लैट, एक विवाहित भाई। उसे देखने के बाद आम लड़कियों की तरह उसने भी सपने सजोना शुरू कर दिया। अभी तो बात पक्की हुई है, सगाई शादी में अभी समय था। इस बीच एक बार भी लड़के ने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। असीम सारा दिन बिजी रहते होंगे शायद। असीम, सीमा, असीम की सीमा, सीमा का असीम। वह प्यार में खोने लगी। 3 महीने में उसका विवाह हो गया। वे लोग बहुत जल्दी मचा रहे थे। उसे विदा करते हुए मां ने शिक्षा दी, कभी लड़कर घर मत आना, अपनी सेवा से सास ससुर का दिल जीतना, कभी किसी से ऊंचा मत बोलना। सार यह कि बेटी, तेरी डोली मायके से उठी है तो अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए। दहेज के सामान के साथ हिदायतों की पोटली थामे सीमा ससुराल आ गई। वह खुश थी, बहुत बहुत खुश। सुने सुनाए और देखे दिखाए के आधार पर उसने भविष्य का जो राजमहल बनाया था वह आज उसकी आंखों के सामने था। बंगले की ख्वाहिश उसे नहीं थी, बस प्यार करने वाला पति चाहिए था। वह उसे मिल गया, प्रॉपर्टी डीलर, और वह भी ऐब रहित। असीम खाता पीता नहीं था, यानी कीचड़ में कमल। मध्यम वर्ग के सपने भी मध्यम होते हैं।
कोई ऊंची उड़ान नहीं। दो अजनबी एक ही छत के नीचे सारा जीवन गुजार देते हैं, सिर्फ प्रेम की कच्ची डोर थामे। मशीनी युग में पैसे की हाय हाय आदमी को मशीन बना रही है। अशांति और अविश्वास इसी की देन है। वह इन सब से परे संतुष्टि से अपने परिवार के साथ जीवन बसर करेगी, सिर्फ असीम के प्यार के सहारे। खुशबू वाली रात। दोस्तों से घिरा असीम उनसे बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाकर अपने कमरे तक पहुंचा। अभी वह नई नवेली के पास बैठा भर था कि रूपाली ने चूड़ियां खनकाते हुए प्रवेश किया। अच्छा जी, देवर जी को बड़ी जल्दी है दुल्हन के पास पहुंचने की, आज हमें भूल गए। गपियाने की भी फुर्सत नहीं है आज जनाब के पास, लगता है अब हमारी छुट्टी हो गई। हाँ भाई, नई नई बीवी है और उस पर आज की रात कयामत भी ढा रही है। बिजलियां तो आप पर टूट ही रही होगी। न न न नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उधर ही आ रहा था। चलो चलो वहीं चलते हैं, आता हूं अभी। बिना उसकी इच्छा की प्रवाह किए वह रूपाली की बाजू थामे कमरे से चला गया। लगता है देवर भाभी में खूब गाड़ी छनती है। मैं भी भाभी को दीदी बना लूंगी, अपनी सेवा से इनका दिल जीत लूंगी। अरे इनका दिल जीत लिया तो समझो असीम को जीत लिया। वह गृहस्थी को विचारों में सजाने लगी। एकाएक उसे भाइयों की याद सताने लगी। दोनों उसे याद कर रहे होंगे, माँ, बाबूजी, दादी, भाभी, मुन्नू सब उसे याद कर रहे होंगे। शायद सब सो रहे होंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ जो उतर गया। वह सेज पर अलसाई सी लेट गई। न जाने कब उसकी ऊँघती आंखें ढलक गई। असीम उसे झकझोर रहा था। वह अकबकाई उठ बैठी। उसने घड़ी देखी, रात के 3:30 बज रहे थे। क्या अब तक असीम भाभी के साथ गप्पे मार रहे थे? असीम ने 2 मिनट इधर उधर बातें की और फिर पीठ फेर कर सो गया। उसे मिला सिर्फ एक चुंबन, एक गहरा चुंबन, जैसे बच्चे को चॉकलेट का एक टुकड़ा थमाकर चांद कहकर बहला दिया जाए। उसकी आंखों से 2 बूंदें टपकी, यादों और ख्वाबों के नाम। वह अपनी सेवा से घर भर का दिल जीत लेना चाहती थी। दिन भर कामों में उलझी रहती। जेठ जी अक्सर टूर पर रहते, ससुर जी अपने कमरे में और असीम माँ भाभी के साथ दूसरे में। वह जब भी उन तीनों के लिए चाय नाश्ता ले जाती तो एकदम सभी खामोश हो जाते, जो कोलाहल की प्रचंड धारा की नकेल शांति ने कस दी हो। उसे महसूस होता कि उससे कोई बात छिपाई जा रही हो। रूपाली बनी ठनी नित नए वेश बदलकर पर्स झुलाती घर से निकलती और अक्सर देर से लौटती। वह सिर्फ सोच कर रह जाती पर पूछने की हिम्मत न जुटा पाती। असीम ने एक दिन बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाया। सीमा, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं? इतने दिन परेशानी में रहा तो तुमसे पूछ भी न पाया। क्या करूं, परेशानी है कि जाती नहीं, तभी रोज का पीना पिलाना। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूं। मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, तुम तो जानती हो। हमारे काम में लाखों की डील होती है, कभी एक साथ ढेर सा रुपया, कभी दूर तक एक कौड़ी की उम्मीद नहीं होती। मैं सोच रहा हूं अगर मुझे कहीं से 4-5 लाख उधार मिल जाए तो बात बन जाए। तुम ऐसा करो, पापा से मांग दो। और हाँ, मम्मा कह रही थी कि तुम्हारे पापा ने शादी में कार देने का वादा किया था, हो सके तो सेंट्रो ठीक रहेगी, तुम भी कार चलाना सीख लेना। पति की मीठी मीठी बातों का मंतव्य उसे देर से समझ आया। चुप्पी तोड़ते हुए उसने साहस बटोरा। असीम, तुम तो जानते हो पापा 6 लाख पहले ही तुम्हें दे शादी की अच्छी आवभगत में खर्च कर चुके हैं। अब तुम उनसे गाड़ी रुपए चाहते हो। तुम बताओ, मैं किस मुंह से पापा से मांगू? तुम आज तक मुझे अपने ऑफिस नहीं ले गए। क्या कहूं पापा से? मैं नहीं मांगूंगी। तो तू अपने बाप से रुपए नहीं मांगेगी? आवेशित असीम क्रोध में कांपने लगा। वह उसका रौद्र रूप देख अचंभित थी। ऐसा क्या कह दिया उसने? असीम ने उसे जोरदार धक्का देकर पलंग पर गिरा दिया और 2 थप्पड़ मारे। मारकर गालियां बकता वहां से निकल गया। उसके लिए यह अपमान और मार असहनीय थे। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर जेठानी और सास दौड़े चले आए। रोते रोते उसने असीम की शिकायत की। ठीक ही तो कह रहे असीम, लादे रुपए बाप से और गाड़ी। पैसे भी तेरे बाप ने दिया ही क्या है? अरे गिरे बुच्चे भी अपनी बेटी को शादी में गाड़ी देते हैं। मंगतों के खानदान की लड़की ब्याही है हमारे घर में, हम तो रिश्तेदारी में फंस गए। तू कहीं की महारानी है क्या? कमाती धमाती एक पैसा नहीं और नखरे दिखाती है हीरोइन से। देख अपनी जेठानी को, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, 4 पैसे भी कमा लाती है, और तू क्या करती है दिन भर? तुझे जीवन भर पालने का ठेका लिया मेरे बेटे ने? अगर लिया है तो बदले में वसूलेगा भी। सास उल्टा उस पर घुराई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अंधों के आगे रो रही हूं। वह चुप हो गई, दोनों पैर पटकती चली गई। तो क्या जेठानी का गौरव नाम के लड़के से के साथ उस दिन घर आना, गौरव की गाड़ी की चाबी और क्रेडिट कार्ड जेठानी के पर्स के पास पड़े होना, ढेर सारी शॉपिंग, क्या सब सच है? कहाँ फंस गई?
क्या माँ को सब बता दे? क्या जेठ जी को, ससुर को? असमंजस की दीवारों से सर टकरा कर रह गई। उस दिन के बाद से वह उनसे कटी कटी रहती। थोड़े दिन बाद ही सास ससुर किसी रिश्तेदारी में गए। वह असीम और रूपाली घर पर थे। उसने खाना बनाया, चाय नाश्ता बनाकर रूपाली के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते उसका सिर चकराने लगा। उसका पति और जेठानी, उसकी आंखें, सांसें, दिल धोखने से चल रहे थे। वह तूफान के बीच घिरी थी। इससे पहले कि वह वापस मुड़ती, रूपाली की दृष्टि उससे मिली। आओ सीमा, चलो अच्छा हुआ तुमने अपनी आंखों से सब देख लिया। कभी ना कभी तो तुम्हें पता चलना ही था। अस्त व्यस्त कपड़ों को दुरुस्त करती बेशर्म हंसी हंसते हुए बोली, छी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन का दर्जा दिया और आप मेरा ही कर। सब बताऊंगी माँ पिताजी को, आने दो उन्हें। असीम उठा और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। जा बता रामजादी, जिसे बताने बता। खुद तो ऐश करती नहीं, हमें भी नहीं करने देती। ज्यादा चू चपड़ की तो अभी इसी 12वीं मंजिल से नीचे फेंक दूंगा। कह दूंगा कि खिड़की साफ करते हुए फिसल कर गिर पड़ी, समझी? उसकी गर्दन दबाते हुए बोला। सीमा के गले से गो की आवाज निकली। वह हाथ पैर पटकने लगी। असीम ने उसे छोड़ दिया। खांसी का जोरदार धसका उसके गले से निकला। वह हाँफ गई। जेठानी की विद्रूप हंसी उसे चीर गई। असीम लगभग उसे घसीटते हुए बाहर निकल गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला और घसीटती हुए अपने कमरे में आ गई। शाम को उसने सास को बताया, मगर तो क्या हुआ, देवर भाभी हैं और धंधे में पार्टनर भी। अरे अगर तेरी जेठानी ना हो तो हम इस घर को चलाना मुश्किल हो जाए। शुक्र मना उसका कि तेरे पति का साथ देती है। लड़कियों की मार्केट में पता है तुझे, सबको पहुंचानी पड़ती हैं। नेता व्यापारी सब हिस्सा मांगते हैं। तेरे पति का ऑफिस तो है नहीं कि ठाठ से बैठकर वहां काम करे। तुझे तेरे बाप से रुपए लाने को कहा, तूने मना कर दिया। अब तू बता, स्टेटस तो बनाना पड़ेगा। तेरा पति पढ़ा लिखा तो है नहीं कि कोई नौकरी कर ले। इंटर पास को कौन नौकरी देता है? ये जो हमारी बहू रूपाली है ना, यही घर चला रही। और हाँ, खबरदार जो घर की बात बाहर निकाली। तू जानती नहीं, असीम बहुत गुस्से वाला है। तेरे भाइयों को 1 मिनट में गायब करवा देगा और पता भी नहीं चलेगा। चुपचाप पड़ी रहे इस घर में। मैं तो कहती हूँ तू भी रूपाली के साथ इस धंधे में उतर जा, दोनों मिलकर कमाना। सास की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता अंगारा उसके दिल पर रख दिया हो। इतनी घिनौनी बात कोई सास अपनी बहू से कैसे कह सकती है? छी, क्या यही है घर के संस्कार? सास की घटिया मानसिकता और डरावना चेहरा उसे भयभीत कर रहा था। प्याज के छिलकों की तरह आज कई सच उसके सामने अनावृत खड़े थे और उसे बड़ी शर्म आ रही थी। तो क्या असीम का कोई ऑफिस नहीं, वह पढ़ा लिखा नहीं, भाभी गलत काम करती है, ये लोग रैकेट चलाते हैं, जेठ जी जानते हैं, ससुर जी भी अनजान नहीं। पिंजरे की मैना सी फड़फड़ाने लगी। किस दलदल में आन पड़ी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए अनमनाए से। अब जब भी मायके से फोन आता, सास उसके साथ चिपकी बैठी रहती। उसने एक आध बार मायके जाने की इच्छा जताई, जिसे उसकी सास ने बहाने से टाल दिया। किससे कहे, किससे? कौन सुनेगा, कौन मानेगा? हिम्मत करके एक दिन उसे मौका मिल गया। उसने जेठ जी के सामने घर में चल रहे घृणित खेल का पर्दाफाश किया। वे एक शब्द नहीं बोले, निशब्द। उनके चेहरे पर खामोशी समंदर की तूफान मचाती लहरों समान थी, जिसे पढ़कर वह सिमट गई। समय के साथ असीम की बदतमीजियां सहने पर मजबूर हो गई। असीम अक्सर उसके कामों में मीन मेख निकालता, बात बात पर उस पर हाथ छोड़ देता, उसे हर तरह से जलील करता। वह सिर्फ अपने भाइयों की चिंता करती और घर वालों की इज्जत का सोचती। इस बीच असीम का जन्मदिन आया। वह सोच रही थी कि इस बार उसे खुश करके ही दम लेगी। उसने अपने हाथों से केक बनाया, उसे बड़े चाव से सजाया। शाम होने पर मुस्कुराते हुए असीम से केक काटने को कहा। इतने में रूपाली आई। तानेबाजी करते हुए उसने केक उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। यह देख दर्द का एक सोता आंखों के रास्ते बह निकला। इतना अपमान, इतनी बेकदरी। रूपाली, उसकी सास, असीम, तीनों उसे उसके हाल पर छोड़कर डिनर के लिए बाहर निकल गए। किसके लिए रहे यहाँ, किसके लिए? आंसुओं का झरना झार झार बह निकला। दिल के आंगन में जाने कब तक सीलापन रहेगा। वह भूखी प्यासी ही सो गई। गमों को पीने की उसने आदत बना ली। असीम के सुधरने की उसे उम्मीद थी, इसलिए वह वहां पड़ी थी। जाने कब तक उसे इस नरक में रहना होगा। पड़ोसियों से जेठानी के विषय में कई नई और चौंकाने वाली जानकारियां मिली। मसलन उन लोगों का प्रेम विवाह था। वह शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं था। दादा दादी ने उसे पाला था। उसे अफसोस हुआ कि क्यों उसने उसे दीदी का दर्जा दिया। वह हमेशा डरती रही। मुंह सिलने का उसे आदेश मिला हुआ था। रो रो कर उसने 4 महीने गुजार दिए। ये 4 महीने उसे 4 साल के बराबर लगे। दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण
रह रह कर फूट पड़ती। जाने कितने वर्षों से वह यातना गृह में बंदी थी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसने बड़े चाव से व्रत रखा। उस दिन इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए असीम ने उसके मुंह में चिकन का टुकड़ा ठूसा और जबरदस्ती शराब पिलाई। सिंह पर झुकते हुए उसने कई बार कह की। झूठ की बुनियाद पर खड़ी विवाह की इमारत हिलने लगी। उस दिन पहली बार वह ससुर के सामने रोई, हिलक हिलक रोई, मगर उन्होंने उसके सिर पर सांत्वना भरा हाथ नहीं रखा। कोई इतना पत्थर कैसे हो सकता है? वह घुट घुट कर जी रही थी। उसके जी में आता वह भागकर मायके जाए और बुक्का फाड़ कर रोए, जोर जोर से रोए, माँ की गोद में सो जाए, अपने पर हुए जुल्मों की दास्तान चीख चीख कर हर नवविवाहिता के माँ बाप को सुनाए, ताकि वे अपनी बेटियों की सुध बुध लेते रहें। वह मायके जाने के लिए तड़प उठी। उस शाम जब सभी लोग उसी के शहर में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे, उसने उनसे हाथ जोड़कर साथ ले जाने की विनती की, ताकि वह भी थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप से मिल ले। कलेजे की आड़ में पत्थर को सीने में दबाए लोग कब संवेदनाओं की रगड़ को महसूस पाते हैं, कभी नहीं। कब धड़कनों की भाषा उनके कानों तक पहुंचती है, कभी नहीं। और कब आंसुओं की नमी से आर्द्र होते हैं, कभी नहीं। रहने दे, हम तुझे साथ नहीं ले जाएंगे। तूने हमारी बात मानी? ना पैसे लाती है ना कमाती है, चुपचाप घर में पड़ी रह, एक लात जमाते हुए सास बोली। जाते जाते असीम ने भी उसे जोरदार ठोकर मारी। रूपाली की वही चिर परिचित जहरीली मुस्कान उसे तोड़ने के लिए काफी थी। उसे छोड़कर वे चले गए। कितनी देर आंसुओं से भीगा चेहरा लिए फर्श पर सिसकती रही। इन बंद दरवाजों के पीछे दीवारों से मिलकर वह रो रही थी। दूसरा कोई नहीं था उसके आंसू पोंछने वाला। थोड़ी देर बाद वह उठी, बाथरूम गई, चेहरा धोया, कंघी की और पर्स उठाकर बाहर आ गई। टैक्सी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चलो। वह बैठ गई। टैक्सी वाले ने मीटर डाउन किया। एकाएक झटके से टैक्सी रुकी। मैडम, आ गया आपका स्टेशन। उसने भाड़ा चुकाया और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा। निरुद्देश्य यहां वहां घूमती रही। क्या करे, जीने का क्या फायदा? माँ बाप के घर जा नहीं सकती, जीवन भर उन पर बोझ बन नहीं सकती, क्या करे? अपनी सोचों से लड़ती हुए पटरियों के बीचों बीच चलने लगी। उसके अगल बगल से रेलगाड़ियां निकली जा रही थी। चलते चलते वह दूर निकल आई, बहुत दूर। सामने से द्रुत गति से ट्रेन आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या करे क्या करे, वह घबरा गई। फिर कुछ सोचकर उसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। कचर कचर, फचर फचर। उसके बाद उसे नहीं पता क्या हुआ। पिछले 3 महीनों से वह अस्पताल के बेड पर है। रोते हुए माँ बाप, गुमसुम भाई, खामोशी से देखती भाभी। असहनीय दर्द सहती वह बहुत रोई जब उसने अपनी बाजू को झूलते पाया। उसकी रीढ़ की हड्डी चूर चूर हो चुकी थी, जिसकी वजह से कमर से नीचे का हिस्सा संवेदनहीन हो चुका था। जर्जर देह लिए अवशेष मात्र रह गई। सिर्फ एक बार असीम अपने घर वालों के साथ उसे देखने अस्पताल आया। उन लोगों ने वहां भी उसे धमकाते हुए नीचता दिखाई। वह चुप रहे। पुलिस वालों के सामने बयान दिया कि वह दुर्घटना मात्र थी। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि अब वह कभी अपने सहारे पर बैठ नहीं पाएगी। कमर में पेशाब की थैली उसे हमेशा लटकानी होगी। वह टूट गई, बेइंतहा टूट गई। वह अस्पताल से घर आ गई। कहाँ वह इस घर में हंसती खेलती थी, खुशियां बटोरती थी, और कहाँ आज दूसरों पर निर्भर होकर रह गई। माँ अलग रोती, पिता अलग आंसू बहाते। सहेलियां, रिश्तेदार, पड़ोसी सब मिलने आते और गम की चादर उघाड़ कर जख्मों पर फूंक मार जाते। वह सिहर कर रह जाती। फिजियोथेरेपिस्ट रोज घर आती और पैरों की मालिश कर जाती। उसका जीवन ट्रॉमा सेंटर से होते हुए आयुर्वेदिक मालिश पर ठहर गया। अब तक वह अपना मनोबल समेट चुकी थी। उसने माँ बाप को अपने पर हुए जुल्मों की पूरी दास्तान सुनाई। उनसे कहकर बिरादरी की पंचायत बुलाई और ससुराल वालों को बुलवाया। भरी पंचायत में उनके कारनामों का पर्दाफाश किया और वहीं ऐलान किया, मैं तुम तीनों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत केस करने जा रही हूं। जितनी चालें चलनी है चल लेना। मैं भी देखती हूं तुम कानून के पंजे से कैसे बचते हो। तकिए का सहारा लेकर बैठने की कोशिश करते हुए उसने हुंकार भरी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी मुझे अवश्य बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।